मेरा नाम सुशांत है। मैं और मेरी माँ जज साहब के घर में नौकरी किया करते थे। मेरी माँ साफ सफाई करती थी और मैं अपनी माँ के साथ उनके काम में हाथ बटाने के लिए चला जाता था। सोचता था कि मैं भी वहाँ काम करूँगा तो मुझे भी कुछ पैसे मिलेंगे। अक्सर मैं और माँ जज साहब की लाइब्रेरी की सफाई कर रहे थे। उसमें मौजूद किताबें देखकर मुझे उनको पढ़ने का शौक़ आता था, इसलिए माँ तो साफ सफाई में लग जाती थी और मैं खामोशी से लाइब्रेरी से कोई भी एक किताब निकालकर एक कोने में बैठकर उसे पढ़ने लग जाता था। मैं किसी काबिल बनना चाहता था। किताब पढ़ने के साथ साथ मैं अपनी परीक्षा की भी तैयारी कर रहा था। इतने में ही जज साहब की पत्नी यानी कि इस घर की मालकिन ने मुझे गुस्से से देखा और मुझ पर इतने इल्ज़ाम लगाए कि मुझे घर से ही जाने के लिए कह दिया। हालांकि ये नौकरी मुझे और मेरी माँ को बड़ी मुश्किल से मिली थी। उनकी बेटी भी मुझे घर से निकालने में कामयाब रही थी, मगर नौकरी से निकल जाने के बाद हमारे हालात ऐसे हो गए कि हम दर दर की ठोकरें खाने लगे। हम पर बहुत बुरा समय गुजरा, लेकिन हर इंसान का समय एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता ज़रूर है और मेरा समय भी जब बदला तो मैं और मेरी माँ काफ़ी दिनों से बहुत परेशान थे। मेरा इंटर कंप्लीट हो चुका था। मैं अभी आगे और पढ़ना चाहता था, किसी काबिल बनना चाहता था, मगर मैं बहुत परेशान था कि यहाँ तक कि जो मैंने पढ़ाई की थी वही मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सामना थी। मेरी उम्र 5 साल थी जब मेरे पिताजी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। उनके मरने के बाद माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। हालांकि उनके लिए मेरी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करना कोई आसान बात नहीं थी। जब पिताजी जिंदा थे तो उन्होंने मेरा एडमिशन स्कूल में करवाया था। उस समय मैं नर्सरी में पढ़ता था। मेरा नर्सरी अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि पिताजी इस दुनिया से चले गए और उसके बाद मेरी माँ के लिए अकेले मेरी परवरिश करना बहुत मुश्किल हो गया था। किसी रिश्तेदार ने, किसी आस पड़ोसी ने, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। माँ बहुत परेशान रही, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी रुक गई थी और फिर दोबारा से प्राइवेट स्कूल नहीं जा सका। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे दिल में शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ता चला गया। मैं जब अपने आसपास के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता तो मेरी आंखों में नमी उतर आई थी और मैं अपनी माँ से जिद किया करता था कि मुझे भी पढ़ने जाना है, मगर माँ की इतनी हैसियत ही नहीं थी। फिर एक दिन हमारे घर पर सरकारी स्कूल से कुछ टीचर्स एडमिशन करने के लिए आए थे। मेरे जिद करने पर माँ ने ज़बरदस्ती मेरा एडमिशन वहाँ पर करवा दिया था और इस तरह मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। उस स्कूल में फ़ीस तो भले ही नहीं जाती थी, मगर मेरी माँ मुझे किताबें और स्कूल बैग लाकर दिया करती थी। मैं बहुत खुश था और मेरी इन्हीं छोटी छोटी खुशियों से मेरी माँ भी खुश हो जाया करती थी। पिताजी के जाने के बाद हमारे दिन बहुत बुरे गुजरे थे। खाने पीने के लाले पड़ रहे थे। वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी और मैं माँ से खाना खाने के लिए ज़िद कर रहा था, बुरी तरह से रो रहा था। वो मुझे बार बार समझा रही थी कि बेटा, घर में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें खाने के लिए क्या दूँ, जबकि मैंने खुद भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं बार बार उनसे जिद किए जा रहा था कि मुझे तो खाना ही चाहिए। शायद मैं उस समय बच्चा था और मेरा रोना और जिद करना मेरी माँ को बहुत परेशान कर रहा था। वैसे भी कोई माँ अपनी औलाद को भूखा कैसे देख सकती है। मेरी माँ से भी मेरी भूख देखी नहीं जा रही थी। काफ़ी देर तक मैं रोता रहा। मेरी माँ ने जैसे तैसे किचन में खाना खंगालने की कोशिश की, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। मुझे इतनी तेज़ की भूख लगी हुई थी कि मैं रोते रोते बेहोश हो गया था। जब मेरी माँ ने मेरी बेहोशी वाली हालत देखी तो वो चीख पड़ी थी। उन्हें लगा कि अगर उनके बेटे को खाना नहीं मिला तो वो अपना दम तोड़ देगा। मेरी माँ बुरी तरह से रोने लगी, चिल्लाने लगी और मजबूरन घर से निकल गईं। उन्होंने लोगों के दरवाजे खटखटाए और कहा कि अगर किसी के पास खाना हो तो प्लीज़ दे दो, मेरा बेटा भूखा है। भूख की वजह से वो बेहोश हो गया, मगर किसी ने मेरी माँ की सदा नहीं सुनी। किसी ने मेरी माँ पर रहम नहीं खाया, किसी ने उनको खाना नहीं दिया। सब उनका मजाक बनाते रहे, सब उनको अपने दरवाजे से धुतकारते रहे। किसी ने कहा कि जवान हो, हट्टी कट्टी हो, कोई ना कोई काम कर सकती हो, लेकिन पति के मरने के बाद तो तुमने अपनी हालत ऐसी कर ली है जैसे तुम कुछ भी करने के काबिल नहीं हो। मेरी माँ उस दिन सबसे ज़्यादा शर्मिंदा हुई थी। वो मेरी भूख के लिए रोते बिलखते गलियों से गुजरते हुए सड़क तक पहुँच गई थी। उन्होंने सड़क पर आते जाते लोगों से भीख मांगनी शुरू कर दी थी। लोगों के आगे हाथ जोड़कर कह रही थी कि अगर पैसे हो तो पैसे दे दो और पैसे नहीं है तो मुझे खाना दे दो, मेरा बेटा बीमार है,
भूख की वजह से वो बेहोश हो गया। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उन्हें नज़रअंदाज कर रहे थे। किसी ने उनके आगे 5 रुपए डाल दिए तो किसी ने 2 रुपए का सिक्का डाल दिया, मगर इतने पैसों से खाना कहाँ आ सकता था। फिर एक औरत ने मेरी माँ को पूरे 50 रुपए का नोट दिया, जिसे लेकर मेरी माँ फौरन ही खाने के होटल पर गईं। उन्होंने 30 रुपए की सब्जी और 20 रुपए की रोटी ली और उसे लेकर फौरन ही वो घर पर आईं। उन्होंने ग्लास में पानी लेकर मेरे चेहरे पर पानी का छिड़काव किया ताकि मैं होश में आ सकूं। जैसे ही मैं होश में आया तो मुझे बहुत कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। मेरी माँ ने जल्दी से मुझे उठाकर बिठाया और कहने लगी कि देख बेटा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, अब तो खुश हो जा। उस दिन मेरी माँ सबसे ज़्यादा रोई थी। मैंने उनकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ उनके चेहरे पर आने वाली परेशानी और आंखों से निकलने वाले दर्द को भी अच्छी तरह से महसूस किया था। तब से ही शायद उन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं अब अपने बेटे को भूखा नहीं रहने दूंगी, कुछ भी करके उसका पेट भरूंगी। मेरी माँ ने एक फैक्ट्री में नौकरी ढूंढ ली थी। सुबह सवेरे मैं स्कूल चला जाता था। वहाँ से आने के बाद मैं सारा दिन घर में रहता था। शाम को 6 बजे तक मेरी माँ फैक्ट्री से काम करके आ जाती थी। फैक्ट्री में पैकेजिंग का काम हुआ करता था, जहाँ मेरी माँ को इतने पैसे मिल जाते थे कि हम दोनों माँ बेटे का गुजारा ठीक तरीके से हो रहा था। मेरी माँ कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। अकेली औरत का तो वैसे भी ये समाज दुश्मन है। वहाँ फैक्ट्री में मेरी माँ को कई ऐसे मर्दों से सामना करना पड़ा था जो उनकी इज्जत पर गंदी नज़र रखते थे। मैं देखता था माँ अक्सर फैक्ट्री से घर आती थी तो बहुत ज़्यादा उदास होती थी, बहुत थकी हुई होती थी और कभी कभी तो मेरे सो जाने के बाद पापा की फ़ोटो अपने सीने से लगाकर उनको सारी बातें बताया करती थी। लेकिन अब मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उन्हें लगता था कि वो मुझे सुला चुकी है, मगर मैं उनकी सिसकियाँ सुनकर जाग जाता था। उन्हें खामोशी से देखता रहता था, उनकी सारी बातें सुनता रहता था। एक दिन तो उन्होंने पिताजी की तस्वीर देखकर उनसे शिकवा किया था कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। तुम्हें पता था ना कि इस दुनिया में मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर आई थी और तुम मुझे और हमारे बेटे को तनहा छोड़ गए। हमारी ज़िंदगी बहुत बुरी गुजर रही है। मैं अपने बेटे को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती हूँ, उसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती हूँ। आखिर उसका भी हक है, वो भी अपनी माँ से उम्मीदें रखता होगा। तुम्हें नहीं पता, मैं जब फैक्ट्री जाती हूँ तो वहाँ कोई ऐसे मर्द हैं जो मुझे अजीब नज़रों से घूरते हैं। आज तो फैक्ट्री में काम करने वाले राजू ने हद ही कर दी। मैं ऊपर वाली मंजिल पर सामान लेने के लिए गई थी, वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया और वहाँ उसने मेरे अकेले होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे चीखने चिल्लाने पर फैक्ट्री की 2 औरतें वहाँ पर आ गईं और उन्होंने राजू की खूब पिटाई की। सोचो अगर वो मेरे साथ कुछ गलत कर देता तो मेरा क्या होता, मेरे बेटे का क्या होता। इतना कहकर मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी थी। माँ की तकलीफ़ उनके शब्दों में बयां हो रही थी। माँ की पूरी बात सुनकर मैं भी बहुत रोया था। उस दिन मुझे अपनी माँ की तकलीफ़ का अच्छे से अंदाज़ा हुआ था और तभी से मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी माँ का रखवाला बनूंगा। वो कहीं भी नौकरी करने के लिए जाएंगी, मैं उनके साथ जाया करूंगा। अपनी माँ का ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब मैं उठाऊंगा। कोई भी मेरी माँ को अगर गंदी नज़र से देखने की कोशिश करेगा तो मैं उससे अपनी माँ को बचाऊंगा और एक दिन ऐसा कामयाब इंसान बनूंगा कि अपनी माँ को कभी काम करने नहीं दूंगा। उन्हें कहूँगा कि तुम आराम करो और अब तुम्हारा बेटा कमाएगा। अगले दिन मैं स्कूल नहीं गया। माँ कहने लगी कि बेटा स्कूल नहीं जा रहे। मैंने कहा माँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आप मेरे लिए कितना कुछ करती हो। अब जहाँ भी आप जाओगी मैं आपके ही साथ जाया करूँगा। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो, तुम्हारे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और तुम्हें तो पढ़ना बहुत पसंद है। मैंने कहा माँ, लेकिन मैं आपके साथ भी रहना चाहता हूँ। आप जहाँ फैक्ट्री में काम करने जाती हो वहाँ मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी कुछ काम कर लिया करूँगा। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम मेरी सबसे कीमती अमानत हो। मैं तुमसे तुम्हारा बचपन नहीं छीनना चाहती। जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो। तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, खेलना कूदना करना चाहते हो तो खेलो कूदो, लेकिन काम की बातें मत करो। मैंने अपनी माँ से उनके साथ जाने के लिए बहुत ज़िद की, लेकिन वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गईं। फिर मजबूरन मुझे स्कूल ही जाना पड़ा।
मुझे याद था जब मैं बहुत छोटा था तब अपने माता पिता दोनों का लाडला था। मेरे पिताजी मेरे बहुत नखरे उठाया करते थे और उस समय हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर अचानक पिताजी इस दुनिया से चले गए और सब कुछ बदल गया। माँ मुझे रात को अपने पास लिटाकर अक्सर पिताजी की ही बातें बताया करती थी कि जब मैं छोटा था तो पिताजी कहते थे कि हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और मैं अपने मन में सोचता था कि मैं अपने पिताजी का कहना ज़रूर पूरा करूँगा। मैं एक दिन ज़रूर बड़ा आदमी बनूंगा। बड़ा आदमी बनना या बड़े सपने देखना हम लोगों की हैसियत नहीं होती, लेकिन सपने तो अमीर और गरीब हर इंसान को ही आते हैं और ऊपर वाला चाहे तो पूरे भी हो सकते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई में खूब ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैं मन लगाकर पढ़ाई किया करता था और जब स्कूल से आ जाता था तो माँ जिस फैक्ट्री में काम करती थी वहाँ भी चला जाता था। मैं उस समय 12 साल का था। मुझे फैक्ट्री में जाने की इजाज़त तो नहीं थी, मगर मैं वहीं बाहर खड़े होकर बार बार अपनी माँ के लिए प्रार्थना करता रहता था, माँ का इंतज़ार करता था। मैं सोचता था कि अगर मुझे कभी भी कोई गड़बड़ नज़र आई या ऐसा महसूस हुआ कि मेरी माँ को कोई ख़तरा है तो मैं फ़ौरन ही फैक्ट्री के अंदर चला जाऊँगा और अपनी माँ को बचा लूँगा। ये ख्याल मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। मगर जब माँ ने मुझे फैक्ट्री के बाहर रोज़ खड़े हुए पाया तो वो मुझे बहुत डांटने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों आ जाते हो और क्यों इतने लंबे समय तक यहाँ पर खड़े रहते हो। मैंने माँ से कहा था कि आपका बेटा आपकी देखभाल करने के लिए आता है। माँ ने मेरे गाल पर धीमे से एक छोटा सा चपत लगाया और कहने लगी कि बेटा, तुम्हें मेरी देखभाल करने की नहीं बल्कि अपनी देखभाल करने की ज़रूरत है। घर चलो, साथ बैठकर खाना खाएंगे। मेरी माँ को इतना टाइम नहीं होता था कि वो घर में खाना बना सके, इसलिए वो फैक्ट्री से लौटते समय बाजार से ही खाना लेकर आ जाती थी। हम लोग 2 टाइम की नहीं, दिन में सिर्फ एक ही टाइम का खाना खाया करते थे। शाम के 7 बजे वही हमारा दोपहर का खाना होता था और वही हमारा रात का खाना होता था। मेरी माँ पैसे बहुत सोच समझकर खर्च करती थी, साथ ही बचत भी किया करती थी, क्योंकि जब से भूख से बिलक बिलक कर रोते हुए मैं बेहोश हुआ था तब से ही मेरी माँ ने सोच लिया था कि वो अब दोबारा से अपने बेटे को ऐसे बिलकते हुए नहीं देखेंगी। वक्त गुजरता रहा और मैं इसी तरह से सरकारी स्कूल में पढ़ता रहा। कई साल गुजर गए थे। हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे का सहारा थे। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, मगर मैं और मेरी माँ एक दूसरे के साथ थे। हम दोनों हर मुश्किल को झेल गए और मेरी आंखों में वही कुछ कर दिखाने का सपना था। मेरी शिक्षा भी जारी थी। अब मैं 10th क्लास में आ गया था। 8वीं कक्षा पूरी हो जाने के बाद मेरी माँ ने मेरा एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया था, जहाँ से मैंने 9वीं और 10वीं कक्षा पास कर ली थी। मगर अब मेरी माँ को फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे नए वर्कर्स आ गए थे जो तेज़ी से काम कर रहे थे। इसलिए पुराने वर्कर्स का काम मालिक को पसंद नहीं आ रहा था। मेरी माँ को नौकरी छूटने का बहुत अफसोस हुआ था। उन्हें यही फिक्र थी कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। मगर मेरी माँ को कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए उन्होंने लोगों के घरों में काम पर जाना शुरू कर दिया। वो मेरी तरफ देखती थी और कहती थी कि अगर तुम्हारे पिता का सपना अधूरा रह गया तो मैं उसे पूरा करूँगी। बेटा, मैं तुम्हें किसी काबिल ज़रूर बनाऊँगी। मैं अपनी माँ को देखकर मुस्कुराया करता था और अपने दिल में भी यही सोचता था कि मैं भी खुद को कामयाब बनाने में खूब मेहनत करूँगा। मेरी माँ सुबह को नाश्ता किए बिना ही कपड़े बदलकर काम करने के लिए चली जाती थी, क्योंकि जिस घर में उन्हें काम मिला था वहाँ उन्हें सुबह 7 बजे जाकर उन लोगों के घर का नाश्ता बनाना पड़ता था। लोगों के काम करने के चक्कर में मेरी माँ अपने कामों को और अपनी सेहत को भूल गई थी। शाम को मेरी माँ जब घर वापस आती तो उनके हाथों पर छाले होते थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, क्योंकि वो मुझे देखकर हिम्मत पकड़ती थी। फिर उन्हें कुछ समय के बाद एक बड़े घर में काम मिल गया था, जो कि शहर के एक बहुत बड़े जज थे। बहुत ही अमीर आदमी थे। उनका घर भी महल की जैसा था। माँ को खुशी हुई थी कि यहाँ से उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि बाकी घरों से उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते थे। जज साहब के घर की दीवारें कीमती थी, तस्वीरों से भरी हुई थी। फर्नीचर इतना महंगा था कि मैं उसे देखकर हैरान होता था। उनके घर में लाइब्रेरी भी बनी हुई थी। जज साहब के घर में मैं भी माँ के साथ काम में हाथ बटाने के लिए उनके साथ चला गया था, क्योंकि अब मेरी माँ काफ़ी दिनों से हिम्मत हार चुकी थी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। मैं हफ्ते में 4 दिन स्कूल जाया करता था और बाकी के 3 दिन माँ के साथ जज साहब के घर में आ जाया करता था। उन लोगों को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था कि मैं उनके साथ क्यों आता हूँ। मेरी माँ की जज साहब से बात हो गई थी।
उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बेटा जो काम किया करेगा उसके हिस्से के पैसे हम उसे दे दिया करेंगे। माँ कहने लगी कि बेटा, तुम्हें जो पैसे मिला करे वो तुम अपनी पढ़ाई पर लगा लिया करो। मैं खुश हो गया था कि चलो मेरे पास भी पैसे आने का कोई बंदोबस्त हो गया था। उनके घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें हर तरह की किताबें मौजूद थी। मेरी माँ वहाँ झाड़ू बर्तन किया करती थी, कपड़े भी धोया करती थी और खाना भी बनाया करती थी। मैं बाहर के काम किया करता था। खाना बनाने में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती मैं वो चीज़ फ़ौरन बाज़ार से लाकर दे दिया करता था। बाकी के काम भी किया करता था। माँ खाना बनाया करती थी और मुझे भी काम पर लगा दिया गया था। मैं सफाई करता था, माँ के साथ फर्श धुलवाता था और फिर दूसरे वाले पोर्शन का झाड़ू पोछा करने के लिए चला जाता था। बाहर का सामान लाता था, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा लाइब्रेरी की तरफ चला जाता था। मैं जब भी माँ के साथ वहाँ डस्टिंग करने के लिए जाता तो कुछ देर के लिए किताबों के बीच खो जाता था। मैंने वहाँ रखी हुई कानून की किताबें भी पढ़नी शुरू कर दी थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब वक्त गुजर जाता है। मेरी माँ भी जब मुझे कोने में किताबें पढ़ते हुए देखती तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनके बेटे को शिक्षा से कितना लगाव है। मेरी पढ़ाई भी चालू थी और जज साहब के घर का काम भी। वक्त गुजरता जा रहा था। मुझे 1-2 घंटे ऐसे ही गुजर जाते थे इन किताबों के बीच खोए हुए। मुझे किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगने लगी थी। इन शब्दों में मुझे वो रोशनी नज़र आने लगी थी जिसकी मुझे तलाश थी। वहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून था और मैं हर दिन वहाँ जाकर कुछ नया सीखता था। जज साहब के घर में उनकी एक जवान बेटी जो लगभग मेरी ही उम्र की थी और उनकी पत्नी रहा करती थी। उनकी बेटी रिया बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो बिल्कुल एक सपने की तरह लगती थी। लंबे बाल, बड़ी आंखें, नर्म आवाज़ और गुस्से से भरा हुआ अंदाज। वो कभी मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी, जैसे मैं उसके लिए सिर्फ एक साया हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैं उसके इर्द गिर्द घूमता रहता था, लेकिन वो मुझे नज़रअंदाज कर दिया करती थी। मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश ही नहीं की थी, क्योंकि मेरी इतनी जुर्रत ही नहीं थी। लेकिन हर बार जब वो मेरे सामने से गुजरती थी तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थी। रिया मुझे सच में बहुत कीमती लगती थी। उसके हाथों में हमेशा कोई ना कोई किताब होती थी। उसके कदम हमेशा नरमी से पड़ते थे, जैसे ज़मीन पर भी उसका हक सबसे ज़्यादा हो। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि वो कहाँ और कैसे है और मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। लेकिन फिर भी उसका चेहरा मेरी यादों में रहता था। माँ और मैं शाम को जब घर आते तो माँ सबसे ज़्यादा थकी हुई होती थी और कहती थी कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ कर रही हूँ और आगे भी मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करूँगी। मेरी माँ मेरी हिम्मत बढ़ाया करती थी। मैंने भी फैसला कर लिया था कि एक न एक दिन कामयाब ज़रूर बनूंगा। अपनी माँ का सर गर्व से ऊंचा ज़रूर करूंगा। लेकिन अब उनकी आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। मैं इस लम्हे सोचता था कि मेरे पिता ने जो सपना मेरे लिए देखा था और मैं जो अपनी माँ के लिए करना चाहता हूँ, क्या वो यही था? क्या मेरी किस्मत में सफाई करना ही लिखा हुआ था? मेरा इंटर कंप्लीट हो गया था। मुझे किसी ने एडवाइस दी थी कि तुम सिविल परीक्षा दे दो, तुम कामयाब हो जाओगे। मुझे अच्छी तरह से याद है वो रात जब मैंने पहली बार इस ख्याल को सीरियस लिया था। मैंने खुद से वादा कर लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगा और एक न एक दिन पुलिस ऑफिसर बनकर रहूंगा। मैंने अपनी माँ को बता दिया था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में कुछ देखा था, शायद उम्मीद, शायद जुनून, या शायद वो रोशनी जिसकी वो तलाश में थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया। उसने कहा कि मुझे आवेदन करना चाहिए। उसने खुद ही सिविल परीक्षा के लिए मेरा आवेदन कर दिया था। उसने कहा कि तैयारी के लिए जो भी चाहिए वो मुझे देगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मुझे बचपन से ही जानता था। मैंने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी थी। मैंने पुराने नोट्स जमा किए, लाइब्रेरी से नई किताबें पढ़ी, इंटरनेट की मदद ली, पुरानी परीक्षा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। मैं रातों को जागता रहता था और दिन में काम करता था। मेरी माँ रात को चुपचाप मेरे लिए दूध रख दिया करती थी और सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए प्रार्थना करती थी। मैंने हर लम्हे को कीमती समझा था। मैंने सपना देखना नहीं छोड़ा था, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर मैंने हिम्मत नहीं हारी तो एक दिन मैं ज़रूर कुछ बन जाऊंगा। उन दिनों की मेहनत मेरे अंदर एक नई ताकत भर रही थी। मेरी उंगलियों में कपकपाहट थी, आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में एक आग जल रही थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। मैं जानता था कि अमीर होना किस्मत से होता है, लेकिन कामयाब बंदा मेहनत से होता है
और मैं वही कामयाबी चाहता था जो मेरे पिता का सपना और मेरी माँ की मेहनत को साकार कर सके। मैंने अपनी तैयारी पूरी करनी शुरू की तो ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था कि मुझे सारी किताबें वही जज साहब की लाइब्रेरी में मिल गई थी जिनकी मुझे ज़रूरत थी। मेरे पास सुविधा तो नहीं थी कि मैं महंगी किताबें खरीदता या किसी बड़ी कोचिंग एकेडमी में एडमिशन लेता, लेकिन शायद मेरे इरादे सच्चे थे और मेरी नीयत में कुछ ऐसी तड़प थी जो मुझे हर बार इस लाइब्रेरी की तरफ खींच कर ले आती थी। वहाँ हर किताब मेरे लिए ख़जाने से कम नहीं थी। मैं रोज़ की तरह सफाई करते करते जब लाइब्रेरी में दाखिल होता तो मेरी आंखें इन किताबों पर जा टिकती थी जिनमें कानून के उसूल दर्ज होते थे। मैं उन्हें धीरे से उठाता था और जैसे ही मौका मिलता जगह देखकर पढ़ने के लिए बैठ जाता था। मेरी माँ मुझे ऐसी कंडीशन में देखकर खुश हुआ करती थी, मगर उन्होंने मुझे एक बात कही थी। कहने लगी थी कि बेटा, हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती, और वो शब्द मेरे दिल में गहरे जख्म की तरह उतर गए थे। लेकिन मैं जानता था कि माँ के दिल में मायूसी की जगह मोहब्बत है, वो बस हालात से हार गई हैं। मैंने उन्हें तसल्ली दी थी मगर कुछ कहा नहीं था, लेकिन दिल में एक फ़ैसला कर लिया था कि अगर वक्त ने इजाज़त दी तो मैं खुद को बदल लूँगा। मालकिन की बेटी रिया मुझे पहली बार उस समय नज़र आई थी जब मैं नीचे हॉल की सफाई कर रहा था। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए सोफे पर बैठी हुई थी और किताबें पढ़ रही थी। मैं वहीं एक कोने में खड़ा उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे रोशनी भी उसके सामने धीमी पड़ जाए। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो खुद को किसी और ही दुनिया का हिस्सा समझती थी। जब उसने सर उठाकर मुझे देखा तो एक लम्हे के लिए मेरी सांसें रुक गईं, लेकिन अगले ही लम्हे उसने आंखें फेर ली और तेज़ शब्दों में कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नौकर हो, नौकर के तरीके से रहो, जाओ और अपना काम करो। उसके शब्दों में ऐसा घमंड था, मेरी नज़र खामोशी से झुक गई थी। मैं सफाई करने लगा। उस दिन के बाद जब भी मैं उसे देखता मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक जाती थी, लेकिन दिल में एक जज्बा उठने लगता था। मुझे कभी इसके बिहेवियर पर गुस्सा नहीं आया था, मुझे उसकी बातें बुरी नहीं लगती थी। शायद उससे मोहब्बत ही कुछ ऐसी हो गई थी। वो जब भी मुझसे बात करती थी तो गुस्से से ही बात करती थी। कहती थी कि तुम लोग सिर्फ काम करने के लिए ही बने हो। कभी कहती थी कि तुम्हारे जैसे लोग सपने देखते हुए अच्छे नहीं लगते, और कभी ऐसे ही बेदिली से मुझे आवाज़ लगाकर कोई चीज़ मंगवाने का हुक्म दिया करती थी। लेकिन मैं हर बार खामोशी से उसका हर काम कर देता था, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ सुनना अच्छा लगता था। एक बार वो गार्डन में बैठी चाय पी रही थी और मैं झाड़ू लगा रहा था। वो बार बार मुझे घूर रही थी। फिर अचानक कहने लगी कि तुम कब तक यहाँ काम करते रहोगे? मैंने कहा कि जब तक हालात इजाज़त देंगे। तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि सपने मत देखा करो, तुम जैसे लोग सपने नहीं देखा करते। ये बात मेरे दिल पर जा लगी थी, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा था और सर झुका लिया था। फिर अपने काम में लग गया। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ बैठी हुई थी। उसने मुझे आवाज़ दी और कहा कि ये देखो, ये वही लड़का है जो हमारी लाइब्रेरी की किताबें चोरी करता है और फिर पढ़ने का बहाना करता है। उसके दोस्त ने ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। रिया ने कहा, अगर ये कभी कुछ बन गया तो मैं इसके सामने सर झुका दूंगी। वो मेरी इंसल्ट कर रही थी। उसके शब्द मेरे दिल में तीर बनकर उतर रहे थे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बातों में मेरे लिए बेइज्जती थी, लेकिन मुझे महसूस होता था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। शायद उसके दिल में कुछ और था। एक दिन बारिश हो रही थी और रिया गैलरी में खड़ी हुई थी। मैंने छतरी ले जाकर उसके सर पर कर दी। उसने एक लम्हे के लिए मुझे देखा और फिर छतरी मेरे हाथ से झटक दी और कहने लगी कि अपनी औकात में रहा करो, तुम नौकर हो, नौकर ही रहोगे, ये काम तुम्हारे लिए ही बने हैं। मैंने खामोशी से पीछे हटकर छतरी बंद कर ली और वापस अंदर आ गया। उस दिन भी मैंने कुछ नहीं कहा था, पर दिल में एक फैसला कर लिया था कि अगर कभी कुछ बन गया तो रिया को ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं सिर्फ सफाई करने वाला नहीं हूँ। मैंने उसके लिए कभी गलत सपने नहीं देखे। मैं उससे इज्जत के रिश्ते की उम्मीद करता था। मैं चाहता था कि अगर किस्मत ने मेहरबानी की तो मैं उसे वो मुकाम दूंगा जो एक औरत को मिलना चाहिए, लेकिन तब तक सिर्फ दिल ही मेरे साथ था, किस्मत नहीं। एक दिन मैं किचन में पानी लेने के लिए गया तो वहाँ पर रिया खड़ी हुई थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, दिन रात काम करते हो फिर भी कुछ नहीं बन सके। मैंने कहा, अगर किस्मत ने पलटा खाया तो सब कुछ बदल जाएगा। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि हर गरीब इंसान यही कहता है और हर बेरोज़गार इंसान भी ऐसा ही सोचता है।
और ये सोचते सोचते वो मर जाता है। मैं चुपचाप वापस आ गया, लेकिन मेरे दिल में एक आग सी लग गई थी। मैंने उस दिन के बाद भी अपनी मोहब्बत को दिल में दबाए रखा था। मैंने कभी उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं रखा था। मैंने उसके घमंड को उसकी परवरिश का हिस्सा समझा। मैंने उसकी सख्त बातों को भी दिल से कबूल कर लिया था, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी और मैं अपनी इस मोहब्बत को सच साबित करना चाहता था। जब भी रिया मेरे करीब आती थी, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। मैं उसकी हर बात याद रखता था, हर शब्द मेरे दिमाग में कैद हो जाता था। वो मेरे सपनों का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन मैं जानता था कि मेरे सपने अभी किसी भी काबिल नहीं थे। एक दिन वो मेरे करीब आई और कहने लगी कि अगर तुम कभी कुछ बन गए तो शायद मैं तुम्हें पहचान भी न सकूं। मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि वक्त सबको पहचानना सिखा देता है। फिर वो भी हंसकर चली गई थी। मैंने उसके बाद ज़्यादातर खामोश रहना ही बेहतर समझा था। उसके शब्दों में सख्ती के बावजूद भी मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। मैं चाहता था कि अगर ज़िंदगी ने मुझे एक मौका दिया तो मैं रिया को अपने दिल की बात ज़रूर बताऊंगा। वो बात जो कभी ज़बान पर भी नहीं लाया था, वो जज्बा जो सिर्फ मेरे चेहरे से झलकता था, वो सपना जो सिर्फ आंखों में तैरता था। लेकिन उस समय मैं खामोश रहा, क्योंकि मेरी औकात सिर्फ खामोशी की इजाज़त देती थी। मेरा दिन रिया की यादों के सहारे ही गुजर जाता था। बस मैं उसे दूर दूर से देखकर ही खुश होता रहता था। जब रात होती तो सब सो जाते थे और मैं रात को अपने आंगन में बैठकर मोबाइल की टॉर्च से पढ़ाई करता रहता था। मेरी आंखें जलती थीं, कपकपाती थीं, लेकिन मेरे दिल में जो रोशनी थी वो इन सब तकलीफ़ों से ज़्यादा रोशन थी। मैं अपने ख्यालों में गुम एक नई ज़िंदगी बसा चुका था। लेकिन एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में किताबों में खोया हुआ था, तब अचानक मालकिन आ गई। उनके चेहरे पर गुस्सा था, उनकी आवाज़ में वही सख्ती थी जो हमेशा होती थी। वो रुकी और कहने लगी कि तुम यहाँ काम करने के लिए आए हो या फिर पढ़ाई करने के लिए? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस दिन मेरे साथ माँ सफाई करने के लिए नहीं आई थी। मैंने कहा था कि आप कोई दूसरा काम कर लो, सफाई मैं खुद कर लूँगा। उनकी नज़र मेरी गोद में रखी किताबों पर पड़ी, जिस पर वो चौंक गईं, जैसे उन्हें आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। उन्होंने सख्त शब्दों में पूछा कि ये किताबें क्यों पढ़ रहे हो? क्या इन्हें चोरी करने का इरादा है? बेचोगे इनको? तुम जानते भी हो कि ये कितनी महंगी किताबें हैं। तुम जैसे लोग तो इसी काम के लिए जाने जाते हैं, चोरी चकारी के लिए। मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैं चोरी नहीं कर रहा। मैंने बस पढ़ने के लिए ही ये किताब उठाई है। मैं सिविल परीक्षा देना चाहता हूँ और अपनी तैयारी कर रहा हूँ। ये किताबें सारा दिन ऐसे ही पड़ी हुई होती हैं और बिल्कुल सावधानी से इनको इनकी जगह पर रख देता हूँ। मैंने कभी कोई किताब ख़राब नहीं की, न इन पर कोई निशान डाला। आप चाहे तो खुद देख सकती हैं। मेरे वो शब्द सुनने के बाद जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो, उन्होंने ताना देते हुए अंदाज में कहा कि तुम परीक्षा दोगे? अपनी शक्ल देखी है, हुलिया देखा है? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम्हें यहाँ काम के लिए रखा है या सपने देखने के लिए? तुम्हें क्या किसी ने एडमिशन दिलवा दिया जो तुम यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? किताबें वापस रखो और आइंदा इन्हें हाथ भी मत लगाना। इतना कहकर वो पलटकर चली गई थी। उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया था। जब वो चली गई तो मैंने दबी जबान में कहा कि इतना भी घमंड किसी को नहीं होना चाहिए। शायद ये शब्द मेरे होठों से निकले थे, एक शिकवा था। शायद ये मेरे अंदर के जख्मों की आवाज़ थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मालकिन वापस आ गई थी और उन्होंने मेरी बात सुन ली थी। वो इस बार पहले से ज़्यादा गुस्से में थी। उन्होंने चीख कर कहा कि तुम न सिर्फ बदतमीज़ हो बल्कि नमक हराम भी हो। तुम जैसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। मैं अब तुम्हें यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने दूंगी। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अभी और इसी समय नौकरी से निकालती हूँ। चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से। यहाँ काम करने के लायक नहीं रहे। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर कोई रहम नहीं था। मेरी माँ जो बाहर काम कर रही थी, वो जब अंदर आई तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो ये सुनकर घबरा गईं और परेशान हो गईं और रोते हुए कहने लगीं कि बेटा, तुमने ऐसा भी क्या कर दिया कि उन्होंने हमें नौकरी से ही निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ काम करेंगे? यहाँ तो हमें पैसे भी ठीक ठाक मिलते हैं। अब पता नहीं हमें कौन काम देगा। मैंने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ नौकरी नहीं हारा था, मैंने वो जंग खो दी थी जहाँ मैंने उम्मीद पालनी सीखी थी। मेरी माँ के आंसू मेरे दिल पर तीर चला रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें संभाला और कहा कि हम कुछ न कुछ कर लेंगे। मैं उन्हें लेकर इस अमीरी के महल से निकल गया था और गरीबी के एक और अंधेरे में दाखिल हो गया था।
हमें एक छोटे से घर में काम मिल गया था जो पहले से ज़्यादा मुश्किल था। वहाँ काम के बदले खाने को कुछ मिल जाता था। यहाँ तो कोई सुकून नहीं था। यहाँ पैसे कम और काम बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ रहकर तो मुझे 1 मिनट पढ़ाई करने के लिए भी नहीं मिलता था। रात को थकान से शरीर चूर हो जाता था। मेरी माँ पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, लेकिन वो फिर भी काम पर जाती थी क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने अब तक जो पढ़ाई की थी, जो कानून की किताबों से हासिल किया था, वो मेरे दिमाग के किसी कोने में दबा रह गया था, जैसे किसी ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया हो जिससे उम्मीद की रोशनी आती है। जब भी मेरी माँ की आंख खुलती और मैं छत की तरफ देखता तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे सपने मर गए हैं, जैसे मैं वही हो चुका हूँ। इसके बारे में मालकिन ने कहा था। मैंने सिविल सेवा की परीक्षा के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। मेरे अंदर वो चिंगारी जैसे बुझने लगी थी। मुझे अपने ऊपर शक होने लगा था। मैं हर उस लम्हे को कोसता जब मैंने खुद से वादा किया था, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक हल्की सी रोशनी बाकी थी जो पूरी तरह से बुझी नहीं थी। शायद ये मेरी माँ की प्रार्थनाओं का असर था। जो सब कुछ मैंने लाइब्रेरी की किताबों से पढ़ा था वो सब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं मौजूद था, लेकिन हालात ने मुझे इस कदर जकड़ लिया था कि मैं उन्हें आवाज़ नहीं दे सकता था। मैं चुप था, खामोशी से बिखरा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो लड़ाई जारी थी जो शायद एक दिन फिर से जाग जाएगी। वक्त गुजरता गया। एक ऐसा लम्हा सामने आया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और फिर पूरे 5 साल गुजर चुके थे। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वही 5 साल जिनमें हर दिन मैंने मेहनत की थी। मेरे आंसू थे, कुर्बानी थी, खामोशी थी, सब्र था, प्रार्थना थी, और यकीन का एक ऐसा लावा था जो बुझने का नाम नहीं ले रहा था। मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए वो घर तक बेच दिया था जिसमें हम रहते थे। हमारा लगभग सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मैं जब हिम्मत हार गया था कि मुझे सिविल परीक्षा नहीं देनी, तब मेरे वही दोस्त ने जब मुझे पहले सहारा दिया था उसे नहीं अभी सहारा दिया और कहने लगा कि तुम परीक्षा ज़रूर दोगे। मैंने कहा मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा, तो उसने कहा कि मगर यार मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम परीक्षा ज़रूर दोगे, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। मैंने परीक्षा दी, फिर मेरी परीक्षा सफल रही। मुझे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। सरकार ने जब शिक्षा के प्रति मेरा लगाव देखा तो मुझे कामयाब बनाने में सरकार ने भी मेरी पूरी मदद की थी, और फिर फाइनली मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया था। अपने ही शहर का एक पुलिस स्टेशन दे दिया गया था जहाँ की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मुझे अपनी कामयाबी पर खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। उनका कहना था कि मेरे बेटे ने कर दिखाया, अब तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी, और मेरी सारी मेहनत का फल मुझे मिल गया। मेरी मेहनत का फल भी मुझे मिल चुका था। मेरी माँ की मेहनत भी सफल हो चुकी थी और मैं अपने इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर बन गया था। मेरी नौकरी लग गई थी और सैलरी भी आने लगी थी। मेरे घरेलू हालात ठीक हो गए थे। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना छोड़ दिया था। कई सालों तक उन्होंने इतनी मेहनत की थी। अब जब उन्हें अपनी ज़िंदगी में आराम नसीब हुआ था तब वो बहुत खुश हो रही थी। उन्होंने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया था। मेरे पास एक दिन एक ऐसा केस आया था। एक क्रिमिनल था जिसे मुझे अरेस्ट करना था, जिसके पीछे मैं कई दिनों से पड़ा हुआ था। काफ़ी समय से मेरे मुखबिर इसके पीछे लगे हुए थे, मगर अब मुझे खबर मिली थी कि वो हाथ लग ही गया है। वो एक लड़की से शादी करने जा रहा है। मैंने ठान लिया था कि आज मैं उसे अरेस्ट करके ही रहूँगा। वो काफ़ी सारे ऐसे गैर कानूनी कामों में शामिल था जिसके लिए उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके पकड़े जाने से वो अपने बाकी के साथियों का भी नाम बता देता। इस तरह उनकी पूरी गैंग पकड़ी जाती। मुझे जैसे ही पता चला कि वो आज शादी करने जा रहा है, किसी भोली भाली लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहा है, मेरे आदमियों ने मुझे बता दिया था कि वो जिस लड़की से शादी करने जा रहा है उसे पसंद करता है। ऐसे मौके पर अगर हम उसे पकड़ लेंगे तो हमारा ही फ़ायदा होगा। मैंने किसी को खबर नहीं लगने दी और मैं फ़ौरन अपनी टीम को लेकर लोकेशन पर पहुंच गया था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वो दूल्हा बनकर मंडप में बैठा हुआ था। मैंने पहुंचते ही उसे अरेस्ट कर लिया। वो लड़की वालों को भी झांसा दे चुका था। उसने अपनी पहचान बदल ली थी और इस लड़की से शादी करने के लिए उसने लड़की के परिवार वालों से बहुत सारे झूठ बोले थे। शरीफ इंसान बनने की एक्टिंग की थी। हालांकि वो बहुत सारे गैर कानूनी कामों में शामिल था। एक बहुत बड़ा मुजरिम था। मैंने जैसे ही उसके हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई वो कांपने लगा, भागने की कोशिश कर रहा था, मगर अब उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली थी।
इतनी ही देर में एक औरत मेरे कदमों में गिर पड़ी। दूसरी तरफ एक आदमी मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा मत करो, ये हमारा होने वाला दामाद है, हमारी बहुत बेइज्जती होगी। हमारी बेटी की शादी इसके साथ होने वाली है, हमारे दामाद को क्यों अरेस्ट कर रहे हो? जैसे ही मैंने उन दोनों के चेहरे पर ध्यान दिया तो ये लोग कोई और नहीं बल्कि जज साहब और उनकी पत्नी थे, जिनके घर में एक समय पहले मैं और मेरी माँ काम किया करते थे, जिनकी पत्नी ने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया था। इसका मतलब ये था कि रिया की शादी इस इंसान के साथ होने जा रही थी। मेरे हवलदार उसके हाथों में हथकड़ियाँ पहनाकर उसे गाड़ी में ले जाकर बैठ गए थे। जज साहब तो मुझे पहचान गए थे, लेकिन जैसे ही उनकी पत्नी की नज़र मुझ पर पड़ी वो दंग रह गईं और कहने लगीं कि तुम। उन्होंने मुझे सर से लेकर पैर तक देखा था, जैसे यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं वही इंसान हूँ जो कभी उनके घर में नौकर की तरह काम किया करता था। मैंने कहा कि मालकिन मैं ही हूँ। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं आया। मैंने कहा आप हमेशा मेरी मजाक बनाया करती थी कि मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। देखिए आज मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया हूँ और आज आपकी बेटी की जिंदगी इस दरिंदे से बचाने के लिए आया हूँ। शायद कुदरत ने मुझे आपके लिए भेज दिया है, शायद ऊपर वाला भी ऐसा ही चाहता है कि मुझे मसीहा बनाकर यहाँ भेज दिया। उन्होंने कहा कि लेकिन तुम इतने काबिल कैसे हो गए? उनके मुंह से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रिया को जब ये बात पता चली कि उसके होने वाले पति को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है तो वो दौड़ती हुई दुल्हन के कमरे से बाहर निकली। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर गई तो वो भी अपनी आंखें मलने लगी थी। मैंने जज साहब के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने आपके घर में नौकरी की, आपका नमक खाया, लेकिन कभी आपके साथ गद्दारी नहीं की। सच ये है कि आपका होने वाला दामाद कोई मामूली या शरीफ इंसान नहीं है, वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बहुत सारे गैर कानूनी काम करता है। वही नहीं बल्कि उसकी पूरी गैंग चल रही है। उसने एक दिन आपकी बेटी को मॉल में देखा था, तब उसे वो बहुत पसंद आई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि आप जज हैं तो उसने सोचा कि जब आपको उसके बारे में सारी सच्चाई पता चलेगी तो आप उसको खुद ही कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सकते हो। इसलिए उसने एक शरीफ माता पिता का अरेंजमेंट किया, पैसे देकर उनको आपके घर लेकर आया, आपकी बेटी का रिश्ता मांगा। आपके सामने जो भी जाहिर किया वो सब झूठ था। वो सिर्फ आपकी बेटी को हासिल करना चाहता था और उसकी शादी के बाद वो उसे बहुत दूर ले जाना चाहता था। उसने सोच लिया था कि शादी के बाद वो आप लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। वो दिल के हाथों मजबूर हो गया था, इसलिए एक जज की बेटी को अपनी पत्नी बनाकर यहाँ से फरार हो जाने का इरादा रखता था। मुझे ये सारी बातें इसलिए पता है क्योंकि मैं इस केस पर काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो आप लोगों की बेटी रिया है जिसकी शादी उसके साथ होने जा रही है। हमारे लिए आज उसे अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। मैं शर्मिंदा हूँ कि आपकी बेटी की डोली नहीं उठ सकी, लेकिन आपको भी खुश हो जाना चाहिए कि आपकी बेटी का हाथ गलत हाथों में जाने से बच गया। वहाँ खड़े सारे लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। पूरी कहानी सुनाने के बाद रिया की तो जैसे आंखों में आंसू बहने लगे थे। जज साहब को इस बात का यकीन नहीं आया तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके मेरा पूरा रिकॉर्ड निकलवाया। जब उन्हें पता चल गया कि मैं सच में इस इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ तब उनको मुझ पर विश्वास हुआ था। मैं वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी मैंने पलटकर कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपकी बेटी की आज शादी नहीं हो सकी, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मेरी बात को सोचना ज़रूर। मैंने हमेशा आप सबकी इज्जत की है। आप लोगों ने भले ही मेरे बारे में जो सोचा हो, मगर मैं रिया को शुरू से ही पसंद करता हूँ। रिया तो मुझसे नफरत करती है, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप लोगों को लगता था कि गरीब इंसान कभी कुछ नहीं बन सकता, गरीब इंसान कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब होने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, इंसान के दिल में लगाव होना चाहिए, अपने सपने पूरे करने का हुनर होना चाहिए, जो कि मुझ में भरपूर था। मेरी माँ की प्रार्थनाएं मेरे साथ थीं और मेरी खुद की कोशिशों ने आज मुझे इस मुकाम तक पहुँचा दिया। मैं आपकी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, इस बारे में सोचना ज़रूर। इतना कहकर मैं वहाँ से निकल आया था। रात के समय जब मैं घर आया तो मैंने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ कहने लगी कि बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज तुम इस काबिल हो गए हो कि जो लोग कल हमें बुरा कहा करते थे, आज तुमने उन सब के मुंह पर तमाचे मारे हैं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे बेटे, तुमने हमारी पूरी तकदीर को बदल कर रख दिया। मैंने अपनी माँ के हाथों को चूमा और कहा कि माँ, ये सब कुछ आपकी मेहनत का नतीजा है। अगले दिन मैं हैरान रह गया था जब हमारे घर की डोरबेल बजी। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए गया
तो दंग रह गया कि दरवाजे पर जज साहब, उनकी पत्नी और रिया खड़े हुए थे। रिया की नज़रें झुकी हुई थी। मेरी माँ ने उनको घर में बुलाया और उनको खूब इज्जत दी। मालकिन हाथ जोड़कर कहने लगी कि बहन, मैं तुमसे और तुम्हारे बेटे से माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हारे बेटे ने हम पर बहुत उपकार किया कि हमारी बेटी को एक ऐसे इंसान के पास जाने से रोक लिया जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता था। रिया भी मुझसे बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उसने कहा कि याद है सुशांत, मैंने तुमसे एक दिन कहा था कि जिस दिन तुम कुछ बन गए तो मैं अपनी नज़रें झुका लूँगी, और देखो आज मेरी नज़रें झुकी हुई हैं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी तुम्हें समझ नहीं सकी। मैंने कहा ठीक है, मैंने आप सब लोगों को माफ़ कर दिया, मगर ये याद रखना कि कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। हर इंसान के दिल में कुछ कर दिखाने की लगन होती है, तो वो अपने सपनों को पूरा करके ही रहता है। इस सब के लिए इंसान का अमीर होना ज़रूरी नहीं होता। जज साहब भी बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैंने कल की तुम्हारी कही हुई बात पर यकीन किया कि तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो। मैं यहाँ तुम्हारा अपनी बेटी से रिश्ते की बात करने के लिए आया हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। एक समय में जो लड़की हमेशा घमंडी हुआ करती थी, आज उससे ज़्यादा नरम कोई नहीं लग रहा था। वो अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा थी और उसने कहा था कि आइंदा वो किसी गरीब के साथ ऐसा बिहेव नहीं करेगी। मालकिन का भी कुछ यही हाल था। मेरी शादी रिया के साथ हो गई, मेरे घर की गरीबी भी दूर हो गई और मेरे सपने भी सारे पूरे हो गए। बस मुझे अपनी ज़िंदगी में अब और कुछ नहीं चाहिए था। मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गरीब इंसान भी दिल रखता है। अगर उसकी आंखों में सपना है तो ज़रूरी नहीं कि वो अपनी मेहनत से अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। उसे भी जीने का हक है। गरीब इंसान भी जब जन्म लेता है तो उसकी आंखों में ढेर सारे सपने होते हैं। कुछ ऐसे अमीर लोग जो बार बार उनका कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं, ये कहकर कि तुम गरीब हो। गरीब इंसान ऊपर से ही गरीब बनकर नहीं आता, उसे दुनिया वाले ही गरीब बना देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।